Issue warm welcome to our digital meeting, and I am very happy to share that we have Mr. Sumit Motwani from Rajkot with us. He is independent share broker and mutual fund distributor, and he has enrolled with our digital practical CFP video lectures in May 2020 and successfully completed his training and completed first exam RPEB. Congratulations, Sumit. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड जॉब डन। तो सुमित, आपको पता है कि जो हम ये डिजिटल मीटिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव है ट्विन ऑब्जेक्टिव। एक, आपके जो क्लाइंट है उनको आइडिया है कि क्या आप नई जर्नी कर रहे हैं, ओके, एंड सेकंड, दोज हु आर सीएफपी एस्पिरेंट like mutual fund distributor, share broker can also get inspiration to start their professional journey. So I request you can start with your detailed introduction and then we'll take it forward for another 30 minutes. Yes, Sumit. Okay. Good evening, everyone. Yeah, My name is Sumit Motwani. And I have a franchisee with Angel Broking. I'm currently working as a share broker and aspiring to be a CFP. ग्रेजुएशन के हिसाब से बात करें तो मेरा फार्मा बैकग्राउंड है, लेकिन सिंस फार्मेसी किए जाने के बाद इन 2012 समथिंग कभी फार्मेसी में इतना इंटरेस्ट रहा नहीं, and always I was attracted to this money market finance field. तो 2016-17 में मैंने ये एंजल की फ्रेंचाइजी बाय की और तब से धीरे धीरे शेयर मार्केट सीखता हूँ, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट होता है मेरा। धीरे धीरे 2017 के एंड में आते आते अपना ARA नंबर लिया, जिसकी वजह से मैं अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर पाता हूँ। और जैसे ही मैंने म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड समझने की कोशिश की, वैसे वैसे मुझे पता चला कि व्हाट वी आर डूइंग एज अ इंडिपेंडेंट एडवाइजर, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। हमको पता नहीं होता है कि भाई AMC ने बोला कि भाई इसमें अच्छा कमीशन मिलेगा या ये प्लान को कंटिन्यू करने से इतना रिटर्न मिलेगा, तो हम बेचते थे, क्लाइंट लेते भी थे। 2018-19 में अच्छा मार्केट का सपोर्ट भी था, सेल्स भी अच्छा होता था, लेकिन एक जो अंदर से एम्प्टीनेस रहता था कि पता नहीं होता था कि भाई जो हम दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो उससे थोड़ा ऐसा मेरे को स्ट्राइक हुआ, ऐसा थोड़ा बोलते हैं ना, अंदर से एक सोच आई कि भाई ऐसा जो कर रहे हो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कर रहे तो क्या ये लॉन्ग टर्म जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उस वजह से सोचा कि भाई थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि भाई CFP करके भी एक डिग्री होता है, जिसमें हम क्लाइंट को सपोर्ट कर सकते हैं सारे फाइनेंशियल प्लानिंग मॉड्यूल्स के हिसाब से। मतलब क्लाइंट को इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट कितना है, हेल्थ का रिक्वायरमेंट कितना है, वो सब देख के फिर उसको म्यूचुअल फंड देते हैं। तो जो पहले हमको लगता था, कंपनी हमको जो सिखाती थी कि भाई म्यूचुअल फंड इज द ओनली थिंग, आप वही बेचो बस, दूसरी चीजों पे ध्यान मत दो। तो आज हमको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज कमिंग एट थर्ड और फोर्थ स्टेप, इट इज नॉट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीजें सीखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि भाई ये करने के बाद हम क्लाइंट को कुछ वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, उसकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। तो तभी से बस स्टार्ट कर दिया। सोच तो CFP के लिए एक्चुअली 2-3 साल से रहा हूं मैं, लेकिन आपसे भी एक बार बात हुई थी बीच में 2019 के अराउंड, लेकिन फिर समहाउ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया। तो अभी लॉकडाउन आ गया मई मार्च में, अप्रैल मई में, तो तब से सोचा चलो अभी टाइम भी है, डिजिटल युग भी आ रहा है, तो व्हाई नॉट, वी हैव, व्हेन वी हैव द टाइम वी शुड स्पेयर इट, राइट, वी शुड यूज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। आपने मुझे कांटेक्ट किया था अक्टूबर 2018 में, ओके, और बाद में आपने मई 2020 में आपकी जर्नी स्टार्ट की। तो मैं जान सकता हूँ कि क्या एक ऐसा रीजन हुआ कि करीबन आपने 1.5 साल का एक वक्त लिया? फ्रैंकली बताऊं तो केरू शाह सर की फी थोड़ी हैवी लगी वो टाइम पे। सेकेंडली जो कन्वर्सेशन, यस, तो थोड़ी हैवी थी, फी भी हैवी थी। सेकेंडली CFP का इतना इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रहा था, उसके सामने इतनी कॉस्ट बेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो समझ नहीं आया था। जो अपनी कन्वर्सेशन हुई थी उसपे जो मार्केट रिव्यू वही दे रहा हूँ आपको। केरू शाह इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, वो आपको फोन पे बोल देंगे कि भाई करना है तो ही करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन फालतू में फोन मत करो। दिस इज द एटीट्यूड यू हैव राइट नाउ, which now I appreciate it. Since I have been with you for like more than 6 months, I appreciate it, and I think that is the only way to go in this market. ठीक है, अपने we are in a field where we have to push the products, but it should be felt by the client at the same time that he needs that product. You cannot just push and he will keep on buying.
unless and until he feels that he needs that planning thing in his life, until he feels that he needs that product, he will not buy it. तो आपका जो नेचर मेरे को लगा, वो मेरे को लगा कि भी बहुत प्रोफेशनल है. तो उसके बाद मैंने आपके साथ कांटेक्ट करने के बाद मैंने दूसरे के एजुकेशन प्रोवाइडर से सेल्फ स्टडी मोड में बुक्स भी मंगाई थी. और आपको ज्वाइन करने से पहले एक मॉड्यूल भी क्लियर किया मैंने रिस्क इंश्योरेंस का. बट एक बार वो एग्जाम देने के बाद, जो फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दी उसमें फेल हुआ, फिर सेकेंड टाइम एग्जाम दी उसमें मैं जस्ट पास हुआ. 50% मार्क्स चाहिए होते और एग्जैक्ट 50% आए. तो वो टाइम के दरमियान मुझे लगा कि भाई व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट बीइंग जस्टिफाइड. जैसे मैंने आपको बोला कि भाई क्लाइंट को अगर वैल्यू एडिशन देना है तो पहले मुझे कैलकुलेशन समझ में भी तो आना चाहिए. आज एमसी बोलेगी कि भाई ये चीज 12% रिटर्न देती है, तो वो रिटर्न कैसे देती है, वो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है. तो वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, आई डिडंट फाइंड दैट मच इंटरेस्टिंग और इजी नहीं लगा मेरे को. तो वो दरमियान मेरे को लगा कि भाई जो चीज है, प्लानिंग की जो चीज है, वो बिना कोच के, बिना मेंटर के पॉसिबल नहीं है. And even though I was not working with you, I was not getting mentorship from you, I was following your YouTube channel, I was getting your broadcast messages, and I was being inspired by you all the time. So जैसे लॉकडाउन आया, I think सबने फील किया होगा, लॉकडाउन was the game changer for everyone. घर पे बैठे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा मिलता था सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे. तो लगा कि भाई ये टाइम है, अगर कुछ सीरियसली अगर कुछ करना है तो प्रॉपर वे से करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे. फिर सोचा चलो एक बार फिर से आपको कॉल करते हैं. और इस बार तो पहले से भी थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिला. इस बार तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि भाई कॉल अपॉइंटमेंट के भी पैसे लगेंगे. तो मैं सोचा भैया ये बार तो करना ही है, भले पैसे देने हो लेकिन ये बार करेंगे, अपने सही से करेंगे. तो बस वैसे ही स्टार्ट किया आपके साथ. गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे समराइज मैं करूँ तो ऑब्जेक्टिव वही है कि डेफिनेटली मेरा एक थॉट प्रोसेस है. वो थॉट प्रोसेस ये है कि कोई व्यक्ति 40-50,000 इन्वेस्ट कर देता है कोचिंग के लिए और थोड़ा टाइम दे देता है, लेट्स से कि महीने के 30-40 आवर्स फॉर 1 ईयर. चांसेस है कि उसने वो जो 50,000 इंक्लूडिंग एफपीएसबी 50,000 या 70,000 जो भी पकड़ के चलते हैं एफपीएसबी फी और कोचिंग फी मिला के आपने 50 to 75,000 इन्वेस्ट किया. और हो सकता है आपने 12 महीने में हर वीक के 1 घंटा पकड़ के चलता हूँ. ओके, तो आपने जो भी टाइम आपने एक घंटा तो बहुत कम हो जाएगा कि बट 5 घंटा आपने पकड़ के चलता हूँ, तो आपने जो टाइम दिया 50 वीक्स में 250 आवर्स, तो चांसेस है कि वो दोनों टाइम और मनी ऑन अ हायर प्रोबेबिलिटी वो वेस्ट ही जाएगा. और इन केस समझो कि आप एग्जाम पास हो गए तो भी उसका बेनिफिट आपको मिनिमम मिलेगा. तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट होने का वही ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पास एक पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता है तो वो मेंटली फिजिकली कमिटेड है कि एवरेज मुझे दिन के 3 घंटे देने हैं या वीक के 20 आवर्स देने हैं, मुझे 12 मंथ के लिए अपने आप को कमिट करना है, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है. पासिंग द एग्जाम इज बाय प्रोडक्ट. ओके, तो आई एम श्योर दैट कि आपने जो 6 मंथ कंप्लीट किए, so I'm sure you must felt the difference between what you started in 2019 in self-study mode, or you can say with one education provider. Okay, and second when you started this year. So kya, if I ask you as a Sumit, because you are also head of the family, having the nuclear family. Okay, I know that you are married, having spouse, kid, parents. Okay, so when you completed 6 months and completed first exam, so if I ask you as a Sumit, आपके क्या 3 important key benefit हुए as a investor? As an investor, I am able to calculate my own retirement corpus. मैंने खुद का पहले प्लान बनाया. जो एग्जाम मैंने अभी पास की लास्ट वीक, मैंने खुद का अपना प्लान बनाया है. उसके बाद आई एम एबल टू कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट फॉर माय चाइल्ड एजुकेशन. आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव कैलकुलेटेड द कॉर्पस फॉर माय डॉटर for primary, starting from primary, let's say from play house. She is like 2.5 at the moment.
3 साल की होगी, तो जैसे लॉकडाउन अभी मार्च अप्रैल में खुलेगा, तब से शील ज्वाइन नर्सरी, सीनियर केजी एंड एवरीथिंग। आज से अज्यूम करके कि जो करंट रेट चल रहा है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके मुझे पता है कि आज उसके एनुअल एक्सपेंस क्या होने वाला है, और उस हिसाब से ऑलरेडी मैंने अपनी 2 एसआईपी स्टार्ट कर दी है। ओके। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि माय फैमिली इज हैप्पी। when I discuss these things with them, they feel that I am more responsible right now. उनको लगता है कि भाई मेरे नेचर में, मेरे खर्चा करने की पैटर्न में थोड़ा फर्क आया है पहले से। So as an investor, these are the most important things that I have studied and I have learned from these 6 months. तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि जब एक पार्टिसिपेंट एक ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो सबसे पहले उनके मंथली एक्सपेंस कम होते हैं। तो सुमित, आप बताएंगे कि डेफिनेटली लॉकडाउन एक अलग है जो पिछले 6 मंथ में एक्सपीरियंस किया, बट आप ऑनलाइन तो बाई कर ही सकते थे, और ऑनलाइन में तो हमारे पास ज्यादा बाई कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर हम बात करें तो आपके एक्सपेंस ऑन एवरेज जो है पिछले 6 मंथ में या पिछले 3 मंथ में, फेस्टिवल सीजन को पकड़ के चले क्योंकि आपने मई में स्टार्ट किया था, तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फेस्टिवल सीजन ये साल आई अक्टूबर नवंबर में 2 मंथ, ओके, और लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में, तो आपकी स्पेंडिंग जो है कम हुई, ज्यादा हुई, क्या रहा? आपको बहुत रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉर्मली मैं 1-1.5 साल में फोन चेंज कर देता हूँ अपना। So इस साल भी जो फोन यूज कर रहा था उसको 1-1.5 साल हो गया था। So there was time to buy a new one, and before starting or before studying all these things, I was looking for a good mobile, which was costing between 30 to 40,000 easily. लेकिन जब से ये अपना एजुकेशन स्टडी स्टार्ट हुआ, रिटायरमेंट प्लान खुद का बनाया, लड़की का एजुकेशन कॉस्ट निकाला, मंथली एसआईपी की रिक्वायरमेंट निकाली, उसके बाद जब एक्सपेंस को कंपेयर करने बैठा तो 20,000 में सर मैं 2 फोन लेके आया, मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इतना फर्क पड़ा है एक्सपेंस में। तो वही एक मैसेज, पहले मैं 40,000 का अपने लिए खुद के लिए एक देख रहा था, अभी वाइफ को भी 10,000 का एक दिलाया, मैंने भी 10,000 का लिया। तो वही है डिफरेंस, क्योंकि आपको खुद को पता है कि कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपकी डॉटर की एजुकेशन के लिए लगेगा, कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट के लिए लगेगा, और उसके लिए आप एक बार कमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि अभी मेरे लिए 2 रास्ते हैं। एक तो इनकम बढ़ाना, बट डेफिनेटली इनकम बढ़ाना ओवरनाइट नहीं हो सकता है, बट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, वो एक्सपेंस कम करना, जो किसी की लाइफस्टाइल एक्सपेंस है। वेदर आप 40,000 का फोन लेते हैं या 20,000 का फोन लेते हैं, आज की डेट में फीचर्स तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड सैमसंग फोन हम लेते हैं, ओके, तो उसमें एक नॉर्मल यूजर के लिए सेम ही रहता है, जस्ट एक थॉट, एक स्टेटस रहता है कि मुझे वो 40,000 का एस सीरीज का फोन लेना है या 50,000 का लेना है या एप्पल का आईफोन लेना है। अदरवाइज चांसेस है कि 80% ऑफ टाइम वो यूजर को पता भी नहीं होता है कि क्या फीचर्स है ये फोन में। नहीं होता है। और पहले तो क्या, मेरे जो कजिन्स रहते हैं मेरी एज के या मेरे से थोड़े छोटे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उनको भी मैं एनकरेज करता था कि भाई क्या फोन लेके घूम रहे हो, आईफोन लो। अब जब से ये सब स्टार्ट हुआ था उनको भी डांट पड़ती है मेरी वजह से कि अगर सुमित खुद के कमा रहे फिर भी 10,000 का फोन ले, तुम्हें क्यों आईफोन चाहिए। गुड। तो एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। पहले एक दिमाग में ऐसा चल रहा था कि हमें शो ऑफ करना है, हमें दूसरों को दिखाना है कि हम कैसे दूसरे से आगे है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल चीजें में, ओके, क्योंकि दिमाग से आगे वो तो दिखता ही नहीं लोगों को इसलिए हम नहीं दिखता है, राइट। कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं मटेरियल पोजीशन से कि भाई हमारे पास अच्छा घर है या अच्छी कार है या अच्छा मोबाइल है, डेफिनेटली हम अफोर्ड कर सकते हैं आफ्टर प्लानिंग फॉर अवर फाइनेंस, ओके, हमने हमारे नीड गोल के लिए प्लान कर दिया, उसके बाद अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। बट हमारा नीड बेस्ड गोल के लिए कुछ प्लान नहीं है और हम उसमें खर्चा कर रहे हैं। और आज की डेट में हम देख रहे हैं पेंडेमिक के बाद एक रियलाइजेशन सबको हो रहा है कि काफी लोगों ने तो लोन लेके एक्सपेंस किया हुआ है, यानी कि आज तो मुझे पता है पर्सनल एक्सपेंस ले रहे हैं सर। हाँ, आज आपने जो एक्सपेंस किया वो आपने कैश या आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होने वाला था, बट काफी ऐसे लोग हैं कि वहां पे जाके
वो एनबीएफसी की स्कीम में परचेस करते हैं 24 मंथ 36 मंथ एंड दे डोंट नो हाउ मच इंटरेस्ट रेट दे आर पेइंग एंड एवरी मंथ देयर इज अ बर्डन ऑफ पेइंग ईएमआई। राइट राइट। गुड। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ूं तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लर्न किया था, डेट प्लानिंग, और आई एम श्योर कि आपने मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी आपकी गोल्ड लोन के बारे में। तो आप एक बार शेयर करेंगे कैसे डेट प्लानिंग का सब्जेक्ट आपको हेल्प किया आपके इंटरेस्ट रेट कम करने को या टू अचीव द डेट फ्रीडम? यस, हुआ ये था कि एक गोल्ड लोन चल रहा था मेरा और काफी टाइम से चल रहा था। वो हमने ले रखा था इधर से मुथूट फाइनेंस से। तो मुथूट फाइनेंस का क्या सिस्टम है कि यू गिव देम गोल्ड, दे विल पे यू मनी अपफ्रंट, और जितना ज्यादा लोन चाहिए उतना ज्यादा आपको मिलता है। मार्केट में आपको अगर 10 ग्राम पे अगर सपोज कि आज 50,000 रेट चल रहा है गोल्ड का, तो मुथूट फाइनेंस विल पे यू अप टू 40,000, मतलब उतना हाई लोन मिलता है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे हमने डेट प्लानिंग के बारे में पढ़ा, ईएमआई कैलकुलेट करने के बारे में पढ़ा, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमने सीखा, तो मैंने वो सारे कैलकुलेशन अपने गोल्ड लोन पे अप्लाई किए। तो मुथूट फाइनेंस वाज चार्जिंग मी अराउंड 1.7% पर मंथ। तो उसका मैंने हिसाब निकाला तो 1.7 वाज सीधा 12 मंथ से मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं मिलता है उसका। उसका जवाब जा रहा था अराउंड 30%। इफेक्टिव इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते वो अराउंड 30% हिट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत महंगा है। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग अदर चीपर सोर्सेस। फिर आई केम अक्रॉस टू फेडरल बैंक। वहां पे क्या हुआ कि 50,000 के सामने मेरे को 35,000 मिला। तो अभी क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे 40,000 मिल रहा था उधर 50,000 के सामने, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा था। मेरे पास बैलेंस रहता था तो भी मैं नहीं पे करता था। फिर मुझे जब लगा कि भाई ये मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बहुत हाई है, तो मैंने क्या किया, मुथूट से पूरा गोल्ड विड्रॉ करके फेडरल में रख दिया। तो अभी वो 40 दे रहा है, ये 35 दे रहा है, बीच में 5,000 का तो फर्क पड़ेगा। तो ऐसे कुछ 30-40 हजार का फर्क पड़ा। जो मेरे पास बैलेंस पड़ा था वो मैंने पे कर दिया। तो दो बेनिफिट हुए मेरे को। सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है फेडरल बैंक में 8.5% से, जो 30% था वो सीधा 8.5% हो गया। सेकंड, जो 35-40 हजार मेरा जो प्रिंसिपल में पे हो सकता था, मेरी बैंक में पड़ा था, क्योंकि मुथूट में लोन चल रहा है, मिल रहा है, हो रहा था काम। तो ये शिफ्ट करने की वजह से मेरा 50,000 का अराउंड प्रिंसिपल भी रिड्यूस हो गया, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। तो वैसे अभी हिसाब करूंगा तो शायद before 31st March I'll be able to clear all my debt. Good. So this is the concept that I learned from debt planning, और मेरे को रियल लाइफ में बहुत इसका बेनिफिट मिला। तो आपने लोन कब ली थी ये? लोन एक्चुअली 3 साल से चल रहा था। 3 साल से चल रहा था, इसका मतलब आप समझ लीजिए 2 लाख का प्रिंसिपल था ना आपका मुथूट में? हाँ, मेरा प्रिंसिपल 3 लाख के अराउंड था। प्रिंसिपल 3 लाख के अराउंड प्रिंसिपल था। आपने हाँ, कितना दिया था? और मैं अराउंड 28 से 30% इंटरेस्ट भर रहा था मैं। तो इसका मतलब कि मैं 30% एक पकड़ के चलूं एग्जांपल, या कंजर्वेटिव 25% भी पकड़ के चलूं, तो एवरी ईयर आप 75,000 तो का डबल कर रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे राइट। हुआ कि समझो कि आपने ये कॉन्सेप्ट 3 साल पहले लर्न किया होता है, एग्जांपल मैं बात करता हूँ, तो आपने वही 10% पे चले गए होते एग्जांपल, तो 15,000, इसका मतलब 45,000 एवरी ईयर का आपका बेनिफिट हो जाता है ना। और साथ-साथ में के साथ-साथ हमारे पास जब कैश अवेलेबल है और हमें पता है कि यस इसको हमें पे ऑफ कर देना चाहिए, तो वी कैन गेट अ डेट फ्री आल्सो। सो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज? एक समय पे हम ये बात कर रहे थे, कोई स्टूडेंट, हम बात करते हैं सीएफपी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको एक लग रहा कि 100,000 एग्जांपल लास्ट ईयर की फी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा है। बट सुमित ने लास्ट ईयर एनरोल किया होता तो उसने सिर्फ 45,000 को जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का उसमें सेव कर लिया होता है ना, जो इस साल किया आपने। आपने 45,000 जो है आपका डिफरेंस सेव किया। और दूसरा कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम हुए हमारे, ओके, क्योंकि एक थॉट ट्रांसफॉर्म हुई। क्योंकि सुमित ने 2019 में भी स्टार्ट किया था सेल्फ स्टडी में, या बुक परचेस करके ईपी के थ्रू, ओके, एक एग्जाम भी पास कर ली थी। बट मुझे बताओ, ये सब एक थॉट में आ रहा था, यस और नो? बिल्कुल नहीं आ रहा था सर। इंश्योरेंस का पेपर सॉल्व किया, लेकिन खुद की लाइफ इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं नहीं प्लान कर पा रहा था।
So it was just like, you know, you study, you give exam, you get marks, that's it. उसका practical application क्या नहीं समझ पड़ रहा था. तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आज आप अपने आप को रियल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि जहां पे पहले आप खुद अपना थॉट प्रोसेस को अपग्रेड करेंगे. आज हम चाहते हैं कि हाँ, वी वुड लाइक टू चेंज द वर्ल्ड, बट world will change when first we have to change, and once we change then we can educate others. Okay, and there is no guarantee that everyone will accept the good thought. Chances that out of 3 1 will accept, but वो one व्यक्ति जो है वो आपको लाइफ टाइम एप्रिशिएट करेगा, साथ रहेगा, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करेगा, क्योंकि उसको आपने किया. और वो एक व्यक्ति आपको हर साल 1 या 2 नए रेफरल भी देगा ना, क्योंकि आज एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके क्लाइंट का भी, क्योंकि आप तो शेयर ब्रोकर है. आप जानते हैं कि हमने देखा है कि शेयर मार्केट में एक क्लाइंट आता है, ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, एग्जांपल में इंट्राडे एफ&ओ की बात ही नहीं करता हूं, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, रिटर्न नहीं मिला तो भी विड्रॉ हो गया पैसा, और रिटर्न मिला तो भी विड्रॉ हो गया, और नेट में कुछ लॉन्ग टर्म में कोई वेल्थ बनती ही नहीं, क्योंकि हर बार उसने पैसा थोड़ा बन गया, विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करने के बाद बैंक में पैसा आया और पार्टली उसने स्पेंड कर दिया. तो कहीं ना कहीं कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होती ही नहीं है. बट जब वेदर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ या डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरा एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि ये मेरा रिटायरमेंट गोल के लिए है, या मेरे बच्चों के एजुकेशन गोल के लिए है, या मेरा ये पर्टिकुलर गोल के लिए, तो मैं हर महीने या हर वीक एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करूंगा, एक स्ट्रेटेजी से जाऊंगा. उसके बाद मुझे कोई एवरीडे के अप डाउन देखने की जरूरत ही नहीं है. और हो सकता है कि काफी सारे आपके इंट्राडे एफ&ओ के इन्वेस्टर होंगे, वो भी स्लोली वो अपनी बैड हैबिट्स को कम कर लेंगे ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि ये करने से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट हमारा पैसा नहीं बन रहा है. तो 1-2 साल में व्यक्ति को भी समझ में आ गया होगा कि इट इज ऑलवेज बेटर कि सिगरेट जब मैं पीता हूं तभी मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे अंदर से तो पता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एंड आगे जाके मुझे वो एक बड़ा क्रिटिकल इलनेस भी दे सकती है. तो सेम वे इफ आई कैन अवॉइड स्टार्ट रिड्यूसिंग माय इंट्राडे एफ&ओ or short term trading and start committing long term investment with help of the qualified and certified financial planner like Sumit, जिसमें हम हर महीने या हर वीक जो भी कंपनी है वो कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी म्यूचुअल फंड में डिसाइड किया वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज तो चांसेस है कि 6 महीने में या 2 साल में आइदर हमारी कैपिटल पार्टली बंद हो जाएगी और हम बाद में वो म्यूचुअल फंड को या इक्विटी मार्केट को एग्जिट कर देंगे. गुड, वेरी गुड. अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की. तो सुमित, आपने एक फाइनेंशियल प्लान, बेसिक फाइनेंशियल प्लान बनाया है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो आप क्विक 10 मिनट में उसको इंट्रोड्यूस करिए अपने क्लाइंट को. सो आपके क्लाइंट को आइडिया है कि कैसे आप यू कैन कंस्ट्रक्ट द फाइनेंशियल प्लान ऑफ योर क्लाइंट. यस सुमित. ओके, नाउ ये एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है, मेरे कजिन का बनाया है मैंने, मनीष मोटवानी नाम है उसका. ही इज आल्सो माय क्लाइंट. उनका डीमेट अकाउंट इन्वेस्टमेंट में ही करता हूँ. ही इज हैविंग अराउंड 18,000 SIP विथ मी एट द मोमेंट. ओके, सो ये उसकी फैमिली है. उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं. मनीष मोटवानी इज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली. ही इज 30 years of age. He has a wife, भूमि मोटवानी, जिनकी उम्र 27 है. उनके पापा मम्मी उनके साथ रहते हैं, who are close to retirement, और उसकी एक बेटी है जो 2 साल की है. he is a self employed businessman, और उसकी कुछ assets की एक लिस्ट है. he is living with his family in their parents home. He has a office which is owned by their parents, so he don't have to pay any rent. assets में बहुत कुछ खास नहीं है. एक फाइनेंशियल asset है 3 लाख का. उसका कंटीजेंसी फंड मेरे कहने पे 1 लाख का अलग से बनवाया था. और लायबिलिटीज में 2 लाख की गोल्ड लोन है बस. उसके अलावा कुछ ज्यादा लायबिलिटी भी नहीं है. सो उसका अगर नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं हम, पहले तो उनको ये समझाना पड़ता है क्लाइंट को. क्लाइंट आज क्या प्रॉब्लम क्या होती है, क्लाइंट सोचते हैं यार मेरा घर 50 लाख का है, मेरा घर 60 लाख का है, तो 40 लाख की ऑफिस है, चलो मैं करोड़पति बन गया. बट विच इज नॉट द फैक्ट.
पॉइंट इज के नेटवर्थ और कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल नेटवर्थ अलग होता है। क्या फर्क रहता है कि आज आप एक घर में रह रहे हो जिसकी वैल्यू 60 लाख है, आप एक ऑफिस में बैठे हो जिसकी वैल्यू 40 लाख है, वो चीज आप कभी बेचने नहीं वाले हो। राइट वो चीज आप कभी बेचने नहीं वाले हो, कभी आप घर बेच के सड़क पे नहीं रहने जाने वाले। तो the 1 crore that you are calculating as your net worth is actually practically zero. What is your net worth is whichever things you are not consuming. हाँ, अगर एक घर है जो रेंट पे दिया हुआ है तो आप उसको नेट वर्थ में काउंट करो, बट द हाउस दैट यू आर लिविंग इन इज नॉट योर नेट वर्थ, इट इज नॉट योर असेट। सो उस हिसाब से कैलकुलेट करने जाए तो उसके पास सिर्फ 4 लाख का असेट है और 2 लाख की लायबिलिटी है। सो हिज नेट वर्थ इज अराउंड 2 लाख रुपीज। गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंजम्पशन एसेट वर्सेस नॉन कंजम्पशन एसेट। और हमारे कंट्री में ट्रेजेडी ये है कि 90% लोगों के पास कंजम्पशन एसेट होती है और कंजम्पशन एसेट के लिए भी उन्होंने लोन ली होती है। इसलिए होता है कि उनकी जो रियल नेटवर्थ होती है, जो हम कहते हैं नॉन कंजम्पशन नेटवर्थ, वो नेगेटिव हो जाती है। राइट। Yes. उसका मंथली एक्सपेंस हमने गिना गोल्ड लोन की ईएमआई वगैरह निकालने के बाद, विच इज अराउंड 30,000 पर मंथ। और उसके जो गोल्स है वो डिस्कस किए। गोल्स तो अभी क्या होता है कि हर एक इंसान के बहुत ज्यादा होते हैं, ओवर होते हैं, अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं गोल्स। सो व्हाट वी एज अ प्लानर, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई द नीड बेस्ड गोल। अभी मेरे को घर चाहिए, 10 करोड़ का घर चाहिए, दैट कुड बी माय गोल, बट नीड कितनी है कि भाई 50-60 लाख के घर में अपन का काम हो सकता है, दैट इज नीड। So based on that need based goal, we identified primary 4 of these goals, which is retirement corpus for Manish himself, for him and his wife, then funding primary secondary higher secondary education for Vanshi, who is his daughter, creating corpus for college fund of Vanshi, and creating fund for marriage of Vanshi. So basically क्या होता है कि भाई एक्चुअली में बात करें ना सर, तो नीड बेस के लिए खाली 2 चीज चाहिए, बच्चे का एजुकेशन और खुद का रिटायरमेंट। अगर if the child is well educated, marriage responsibility will be taken care by himself or herself, but basically अपना रिटायरमेंट होना चाहिए और अपना बच्चे का एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। The most important things are these two. Good, excellent. तो फिलहाल ये प्लान में सिर्फ रिटायरमेंट कॉर्पस पे फोकस किया है। तो आज की तारीख पे क्लाइंट को पता नहीं होता है कि भाई उसको एक्चुअली रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना चाहिए, कितना उसके पास रिटायरमेंट के टाइम पैसा होगा तो उसकी बाकी की लाइफ कंफर्टेबली चलेगी। पहले तो सबसे पहले ये भी नहीं पता होता है कि भाई रिटायर कब होना है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 58 पे रिटायर हो जाओ तो हम मान लेते हैं, बट इफ द क्लाइंट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, देयर इज नो लिमिट टू वर्किंग। ओके, सो on that perspective, we decided an age that by 60 he will get retired, and he expects to live around 30 years because of the good medical condition in our country. Or today he is 30 years of age. Until 60 he is expecting to earn and save, and from 60 to 90 he'll be in the retirement life where income may be there, may not be there. ओके, सो हम एक कॉर्पस बनाएंगे 60 की एज पे जिसमें हमने इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन किया है। अब इन्फ्लेशन का कैसा है, आप कई लोगों को बात करते सुने, यार 1 करोड़ में तो मेरा हो जाएगा, 1 करोड़ में क्या प्रॉब्लम है। अगर आज की तारीख में इंसान करोड़पति है तो ही कैन लिव हिज लाइफ वरी फ्री। बट द पॉइंट इज, जो अमूल का दूध 2 साल पहले 40 रुपीज में मिलता था वो आज 50 रुपीज में मिलता है। और अमूल की पॉलिसी है वो दूध का रेट हर 6 महीने में 1 रुपए बढ़ाता है। So the milk that is buying today, which is at 50 rupees per liter, will be at around 52 rupees in next year only. I'm not talking about the retirement life. तो अगर आप खाली 2 रुपए बेसिक कंजप्शन चीज पे आप हिसाब करो तो 50 रुपए पे 2 रुपए मतलब 4% इन्फ्लेशन होता है। और ऐसी तो अनगिनत चीजें हम यूज करते हैं। अभी मैंने मेरा खुद का एग्जांपल दिया कि हर 2 साल में मैं फोन चेंज करता हूँ, तो अगर मैंने 10,000 का भी फोन लिया है तो बिकेगा वो 2-3 हजार में, और उसके सामने आएगा दूसरा 10-12 हजार का फोन। सो देयर इज अ ह्यूज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आल्सो देयर। सो 6% हमने कंजर्वेटिव इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया है, और अप टू रिटायरमेंट हमने एक्स्ट्रा 2% एडजस्ट किया है इसमें इन्फ्लेशन में,
कि अगर फ्यूचर में अभी मेरे पास कोई कार है, मैं कार लेता हूँ, कार चेंज करता हूँ, उसमें लॉस आएगा, उसकी नई कार में नया कॉस्ट आएगा, तो लाइफस्टाइल एक्सपेंस का 2% एक्स्ट्रा हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया है। सो जो उसका आज का घर का खर्चा जो 30,000 रुपए है, वो when he will be at 60 years, what will be the future cost of that 30,000 today? So by just calculating 8% inflation in 30,000, the answer becomes 3 lakh. So almost 10 3 times lakh. of current cost. Yeah, 3 lakh and 2,000 something. So it is a huge jump. मतलब ये फिगर आप सोच भी नहीं सकते कि भाई मेरे घर का खर्चा 3 लाख रुपए होगा। आज हम 3 लाख रुपए कमाते भी नहीं है। और आप जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट हम बैक टेस्ट करते हैं 30 साल पहले आप अपने पेरेंट्स को पूछेंगे, ओके, तो आप पेरेंट्स आपके बताएंगे कि 3,000 में हम कंफर्टेबली लिव करते थे, ओके। राइट। हाउस होल्ड एक्सपेंस पकड़ ले, ओके, जिसमें आपके पास खुद का घर है और बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है 30 साल पहले 1990 में आप पकड़ के जाए तो 3,000 वाज अ गुड अमाउंट। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट किया कि 8% से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इसलिए वो 30 साल में हमें 3,000 का 30,000 चाहिए, ओके। ऐसे ही हम जब नेक्स्ट 10-30 साल से कर रहे हैं तो बेस बड़ा हो गया। 3,000 का 1990 में 30,000 था, 2020 में 30,000 हो गया, तो वही बेस 30,000 है, इसलिए नेक्स्ट 30 इयर्स 2050 में व्यक्ति को 3 लाख पर मंथ चाहिए होगा। आज हम 1,000 में खर्चा करते हैं, ओके, पहले हम 100 में करते थे, यानी कि 100 रुपीज का खर्चा हो गया। 30 साल पहले बहुत ज्यादा गिना जाता था, आज 1,000 रुपए का खर्चा हम ज्यादा नहीं गिनते हैं, या हम एक लगता है कि तो 30 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू थी, वो आज 1,000 की हो गई है, तो हो सकता है कि 30 साल के बाद हमें 10,000 की नोट जो है खर्च करनी पड़ेगी, यही आज के 1,000 रुपए का परचेस करने के लिए। होता है सर, मुझे भी याद आ रहा है, जब मैं अपने मामा से, मेरे को 50 रुपए सिर्फ पॉकेट मनी मिलती थी, मैं पूरे घर को दिखा था, मामा ने 50 रुपए दिए। आज मैं अपने भांजे को 50 रुपए देता हूँ, वो वापस दे के जाते हैं, बोले मामा तू ही रख। तो वो तो 500 रुपए देना पड़ता है ना किसी को, आपको पॉकेट राइट या गिफ्ट भी नहीं है, आपको 500 रुपए देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि it shows that कि वो रुपी की वैल्यू कम हो रही है, and to compensate we have to give more money to someone in a gift. राइट। सो आगे बढ़ते हैं प्लान में। तो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अभी 60 की एज में 3 लाख रुपए पर महीना खर्चा होगा। अभी मेरे पास कितना रुपया होगा, हाउ मच मनी would I require at the time of retirement, so that I can invest it in some yielding investment where I can beat the inflation and also cover my expenses. तो मुझे ऐसा लगता है I'm comfortable by today's scenario that I will be able to generate 8% return from my annuity payments, और कोई भी एक ऐसा मैं इन्वेस्टमेंट अगर करूं जिसमें मेरे को 8% रिटर्न मिलता है, और जिसमें से 6% अगर इन्फ्लेशन भी जाता है, तो मैं अप टू एज ऑफ 90 2% लेमन टर्म्स में 2% के इंटरेस्ट पे अपना घर का खर्चा निकाल सकता हूँ। तो अगर उसका कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो रिटायरमेंट कॉर्पस कम्स अराउंड 8.32 करोड़, 8.25 करोड़ के थोड़ा ऊपर। सो इट वाज अ बिग आई ओपनर फॉर माय क्लाइंट कि भाई आज जो बंदा ये सोचता है कि भाई 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, उसको सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए 8.25 करोड़ रुपए इकट्ठे करने, और इसे सिर्फ 30,000 पर मंथ रियल में आप विड्रॉ कर पाएंगे नेक्स्ट 30 ईयर के लिए 60। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इसे आपको बहुत ज्यादा रियल टर्म में विड्रॉ होने वाला है। सो ये एक राजकोट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक सेमी अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से एक मीडियम अमाउंट है, नहीं ज्यादा नहीं कम, बट वी रिक्वायर दैट। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे 30,000 की जगह पे 60,000 विड्रॉ करना है पर मंथ, तो ऑटोमेटिकली ये 8 करोड़ की जगह पे मुझे 16 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। और कोई बोलता है मुझे 15,000 विड्रॉ करना है पर मंथ, तो मुझे 8 करोड़ की जगह पे 4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। In any case, it is in crores. In any case, it is in crores, right? और यहाँ पे मैं एक जस्ट 1 मिनट में बताता हूँ कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हम आप जो SIP में जाएंगे, बट मैंने अभी जस्ट 2 मिनट में एक लमसम कैलकुलेशन किया, तो समझो कि आज कोई व्यक्ति 10% इन्वेस्टमेंट पे लमसम इन्वेस्ट करता है, तो वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है
जिसको हम कहते हैं एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट करेगा डेट और इक्विटी में, ओके, तो 10% का भी एवरेज रिटर्न पकड़ के चलते हैं तो भी 50 लाख इज सफिशिएंट अमाउंट टू क्रिएट 8.32 लाख रुपीस। तो इसका मतलब आप समझ में आ जाना चाहिए कि ये अमाउंट बड़ी लगती है व्हेन वी सी इन एक फ्यूचर में देखते हैं, बट आज उसको हम किसी के पास 50 लाख रुपया है, वन टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं रिटायरमेंट के लिए, तो वो 50 लाख से 8 करोड़ 32 लाख हो सकता है, बट डेफिनेटली हमें पता है कि फॉर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास पीपल दे डोंट हैव दैट मनी। तो आप क्या कर सकते हैं, हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, अभी बताइए आप। तो अभी 8.32 करोड़ बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक SIP का कैलकुलेशन लिया जिसमें हमने 2 सिनारियोस लिए हैं कि जिसमें अगर हम कंजर्वेटिव भी रिटर्न पकड़ते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का तो 10% और नॉर्मल में 12%। अभी 10% और 12% लेने का लॉजिक ये है कि द क्लाइंट हैज इनफ सफिशिएंट टाइम टू गिव द कंपाउंडिंग इफेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मैं सपोज कि आज ये जो मेरे को फंड चाहिए, अगर आज मेरी एज 50 इयर्स की होती और मेरे को 10 साल के बाद ये फंड चाहिए रहता तो मैं शायद 12% का assumption नहीं लेता, क्योंकि it is not impossible, but it is very difficult to achieve 12% of rate of interest on investment for 10 years, but for 30 years it is quite possible. Yes. और again since ये मेरे clients देखने वाले हैं वीडियो, उनको मैं वापस क्लियर करना चाहता हूँ कि when I say SIP calculation, they by default think सुमित म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। Yes. Mutual fund is one of the product in which we can make the investment. Of course, मेरे को 12% रिटर्न चाहिए तो मेरे को कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा, but we can take PPF, we can take NPS also. गवर्नमेंट स्कीम भी ले सकते हैं, फिक्स इंटरेस्ट वाली स्कीम भी ले सकते हैं, पर पॉइंट इज कि भाई कैसा अपने पैसे डालेंगे अलग अलग चीज में जो आपको 12% या 10% का एवरेज रिटर्न देगा। तो ये 2 सिनारियो से अगर मैं सिंपल कैलकुलेट करता हूँ टू अचीव द 8.32 करोड़ कॉर्पस, मेरे को 12% के केस में 27,000 की SIP चाहिए और 10% के कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे मेरे को 40,000 की SIP चाहिए। अभी क्लाइंट के पास है ही 60,000 की इनकम, 30,000 उसका मंथली एक्सपेंस है, तो 40 या 27,000 कैसे निकालेगा किसी भी एक गोल की वजह से। सो इट इज अगेन अ डिफिकल्ट प्रोसेस, डिफिकल्ट, पहले तो प्लान बनाना डिफिकल्ट है, उसके बाद उस पर चलना और ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसको हम क्लाइंट को मैंने एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया कि जिस केस में वो छोटी SIP से स्टार्ट कर सकता है और एवरी ईयर ही विल इंक्रीज बाय 7 to 8%। तो मैंने 7% का एग्जांपल दिया कि क्लाइंट अगर अभी स्टार्टिंग के लिए 14,600 की SIP स्टार्ट करता है और ये इन्वेस्टमेंट हर साल बाय 7% इफ ही इज इंक्रीजिंग, ओके, टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो सेम कॉर्पस कैन बी जनरेटेड। सो फ्रॉम 27,000 टू 14,600 तक हम SIP को लेके आए उधर। ऑलमोस्ट हाफ हो गई SIP, नाउ इट इज ऑलमोस्ट हाफ हो गए रे, सॉरी, अफोर्डेबल हो गई। एक समय पे राइट अफोर्डेबल नहीं थी, नाउ इट इज अफोर्डेबल। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है प्लान डिस्कस करते टाइम क्लाइंट के साथ। उसने बोला सुमित यार ये सब करने के बाद अगर 5 साल के बाद मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? तो मैं तो चला गया चलो, पर मेरे घर वाले तो रहने वाले, तो वो सिनारियो में उनका क्या सेटिंग होगा? मेरा रिटायरमेंट तो मैं प्लान किया 5 साल के बाद मैं हुई नहीं तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक बैकअप प्लान, अगर वो क्लाइंट नहीं भी पूछता तो भी मेरा मेरा फर्ज बनता है उसको ये समझाना कि भाई व्हेन यू प्लान फॉर रिटायरमेंट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यू शुड हैव अ बैकअप। बैकअप में क्या होता है कि मिनिमम उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसका डेट प्लानिंग होता है। तो उसको मैंने पहले बताया कि डेट फ्री प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो सिंस क्लाइंट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ डेट इन हिज पोर्टफोलियो, आई सिंपली सजेस्टेड कि उसका जो 4 लाख का जो फाइनेंशियल एसेट का पोर्टफोलियो है उसमें से 2 लाख बेच दे प्रॉफिट में, मार्केट अच्छा चल रहा है, और 2 लाख का जो गोल्ड लोन है वो निकाल दो, तो उसका नेटवर्थ तो वही रहेगा, सेम रहने वाला है, एंड क्लाइंट विल बी वरी फ्री, टेंशन फ्री। जो उसका EMI जा रहा है 2 लाख का वो भी इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं SIP में। यस। फिर उसको लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट समझाई कि भाई आज अगर क्लाइंट नहीं है लेकिन उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स तो पीछे रहने वाली हैं,
तो आज की डेट में अगर सपोज के क्लाइंट नहीं है तो उसको कितना इंश्योरेंस चाहिए रहेगा। तो बाय कैलकुलेटिंग दैट वी केम टू अ फिगर 1 करोड़ एंड 35 लाख, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 85 लाख, इट इज नॉट 85 लाख, इट इज 1 करोड़ 35 लाख। सो अगर आज की डेट में अगर क्लाइंट के पास 1 करोड़ 35 लाख का टर्म इंश्योरेंस है और ये सारा प्लान वो सेटअप में रखता है, तो अगर क्लाइंट नहीं भी आता है तो वो 1 करोड़ 35 लाख में से भी ये प्लान कंटिन्यू हो सकता है, जो रिटायरमेंट प्लान हमने लिया। अब उसका बेनिफिट उनकी वाइफ को मिलेगा। परफेक्ट। तो वाइफ जो है उसमें से हर महीने 30,000 का विड्रॉ कर सकती है रियल टर्म में, कर सकती है। हर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 87 राइट। हाँ, वाइफ के लिए 87 होगा, क्योंकि हमने राइट 90, क्योंकि हमने कॉमन थॉट रखा था 30 इयर्स का, तो वाइफ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने 87 रखी थी। 87 राइट। और सेकेंडरी अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, रिटायरमेंट प्लान सेट कर दिया, लेकिन अगर बीमार हो गए तो इनकम कैपेसिटी नहीं होती है वो टाइम पे, इनकम अपनी डिस्टर्ब होती है। तो जरूरी है कि साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी होना चाहिए। और रफली एक अपना मार्केट में कैलकुलेशन चलता है, द अमाउंट द क्लाइंट इज अर्निंग पर ईयर शुड बी द मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर दैट फैमिली। अपने केस में क्लाइंट इज अर्निंग 60,000 पर मंथ, विच इज अराउंड 7.2 लाख एनुअली। सो राउंड अबाउट उसको 10 लाख का उसका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसमें पूरी फैमिली कवर होनी चाहिए। तो जिससे अगर किसी भी हेल्थ इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी आती है घर पे, तो हिज इन्वेस्टमेंट इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। और लास्ट एक उसका कंटीजेंसी फंड के बारे में डिस्कस किया था। बात कर रहे हैं ना आप, फैमिली फ्लोटर ऑफ 10 लाख रुपीस। यस, फैमिली फ्लोटर 10 लाख ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस वेयर एंटायर फैमिली इज बीइंग कवर्ड। और ये भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो क्या एज है उनकी पेरेंट्स की यहाँ पे 57 59। हाँ, तो क्लोज टू रिटायरी है, रिटायरमेंट। पेरेंट्स का एक अलग से मिनिमम 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली फ्लोटर लेते हैं सारे मेंबर 3+2 5, तो बिकॉज ऑफ पेरेंट्स की एज ज्यादा है तो हो सकता है कि ओवरऑल प्रीमियम ज्यादा आ सकता है। ओके, और लिमिट सिर्फ 10 लाख की रहेगी। तो यहाँ पे 5 लाख का एक हमने पेरेंट्स का ले लिया अलग से हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, और 10 लाख का हमने हस्बैंड वाइफ एंड किड का ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि हमारा टोटल कवर जो है इनडायरेक्टली 15 लाख हो गया, और प्रीमियम मोर और लेस सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देख सकते हैं आप कैसे ऑप्शन पॉसिबल है, उस हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को एक कैलकुलेशन करके। यस, उसके बाद लास्ट एक के भी मेडिकल इमरजेंसी भी नहीं है, क्लाइंट भी जिंदा है, इनकम नहीं आ रही है, लॉकडाउन आ गया कंट्री में, तो फिर क्या करेंगे? तो अपने क्लाइंट का तो फिर अचार नहीं डालना है ना, तो उसके लिए एक इमरजेंसी फंड की जरूरत है, एक कंटीजेंसी फंड की जरूरत है। व्हेन देयर इज सिंगल अर्नर इन द फैमिली, it is more or less required to have a 6 months earning in his savings account या कैश या कैसे भी लिक्विड में रखे, which in this case is coming around 1.8 lakh। so round about 2 लाख रुपए अगर उसके पास कैश में रहता है या सेविंग्स में या लिक्विड फंड में रहता है मिला के, तो आई थिंक उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये प्लान को फॉलो करने में। So this was the discussion regarding the retirement plan goal with my client। more or less I think it is sufficient, but जैसे जैसे अभी कैसा है कि भाई इसमें अभी इन्वेस्टमेंट किसमें करेंगे वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, और एक बार इन्वेस्टमेंट किसमें करेंगे वो फाइनलाइज हो जाता है तो उसको भी एवरी 6 month to 1 year में एक बैलेंसिंग रिव्यू भी करना पड़ेगा, जिससे अभी जो सिनेरियो है उसमें ये प्लान सही लग रहा है, ये परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल लग रहा है अचीव करना, मे बी 1 साल के बाद सिनेरियो अलग हो, तो उस हिसाब से वी विल बी रीबैलेंसिंग एंड रिव्यूइंग द पोर्टफोलियो। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। गुड, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। और मैसेज यहाँ पे यही है कि जब आपका एक फाइनेंशियल वेलनेस प्लान बनता है जिसमें आपको आइडिया आता है कितना आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट पर्पस चाहिए, या इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपकी डॉटर या सन के हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए चाहिए, कितना हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कंटीजेंसी फंड कितना चाहिए, तो बाकी की
चीजें जो अपने आप सेट होती है, जैसे आप अपना खुद का 6 मंथ का एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम हो गए। ओके, सेकेंडली कहीं ना कहीं आपने एक हर महीने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में है या आपने डायरेक्ट इक्विटी में है या डेट प्रोडक्ट है पीपीएफ में। तो कहने का मतलब है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बन गए और आपने एक जर्नी स्टार्ट कर दी सही डायरेक्शन में, वो इम्पोर्टेंट है। बाद में ओवर पीरियड टाइम हो सकता है कि उस समय हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे 80% आता है या 120% होता है, वो डिफरेंट है। बट आज की डेट में हम ये है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है या हमने हमारा फाइनेंशियल बैलेंस प्लानिंग बनाया नहीं है, तो चांसेस ये है कि हम जब रिटायर होंगे तभी हो सकता है कि हमें कंपल्सरी काम करना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस नहीं है तो भी हमें 8-10 घंटे काम करना पड़ेगा। और हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में काफी सारे सीनियर सिटीजन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या छोटे छोटे बिजनेसमैन है, वो इतने फिजिकली फिट नहीं है, फिर भी बिकॉज ऑफ उनको जिम्मेदारी है घर चलाने की, काम करते हैं, जॉब करते हैं। कई बार स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में तो रिटायरमेंट एज भी कुछ नहीं हो सकती है ना, क्योंकि जब तक हेल्थ अच्छी है तब तक आपका एम्प्लॉयर आपको चलाता जाएगा कोई भी पोस्ट पे, वो आप लेबर है या आप कोई ब्लू कलर जॉब में है या क्लेरिकल जॉब में है। तो कहने का मतलब क्यों कंपनी को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास कोई पर्पस बना ही नहीं है। ओके, तो ये जो हम प्लान बनाते हैं तो हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फाइनेंशियली इलिटरेट इन्वेस्टर से हम फाइनेंशियली एजुकेटेड इन्वेस्टर बनते हैं। क्योंकि मैंने तो देखा है कि एंड ऑफ द डे मार्च महीने में हमने देखा लॉकडाउन हुआ फर्स्ट टाइम, 100 साल में किसी ने सोचा नहीं था या हिस्ट्री में कभी कुछ नहीं हुआ था कि ऐसा पूरा इंडिया बंद हो जाएगा एंड आपको घर पे बैठना पड़ेगा। ओके, बट मुझे पता है कि जितने भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है उनके जो क्लाइंट है उनको सबसे मिनिमम प्रॉब्लम्स आया। क्यों? क्योंकि उनके पास कंटीजेंसी फंड ऑलरेडी था 6 मंथ का, तो उनको कोई टेंशन नहीं हुआ। वो हर महीने जो विड्रॉ करना है या हर वीक पे जो विड्रॉ करना है वो बैंक से विड्रॉ कर रहे थे हमने कंटीजेंसी फंड से। दूसरा, महामारी हुई की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ओके, तो भी आपको टेंशन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि आपने एक अच्छा प्लान बनाया है तो एक अनसर्टेन इवेंट आती है तो उसको भी आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, जबकि जिन्होंने कुछ प्लान नहीं किया है वो तो ऐसे ही वो टेंशन में आके उनकी हालत खराब हो जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी खराब इवेंट आती है तभी एक समझ में आता है कि व्यक्ति कितना प्रिपेयर्ड है। ओके, तो जब कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी की कंडीशन खराब है या मार्केट डाउन है या आपको लगता है कि आपकी खुद के कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इनकम बंद हो गई, उस समय आप मैनेज कर सकते हैं 6 महीना 12 महीना विदाउट एनी वरी, वो आपकी स्ट्रेंथ है। बाकी तो कौन सी कार में घूम रहे हैं और बाद में आपके पास वो कार के ईएमआई पे करने के पैसा नहीं है, या आपके एम्प्लॉय जो है मीडियम प्राइस, काफी सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसमैन होंगे और है राजकोट में, मुझे पता है, मैंने भी 7-8 साल काम किया है मेरे अर्ली एज में 1998 टू 2006 तक। तो काफी सारे स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस है, काफी सारे वो शो ऑफ करते होंगे, बट समझो कि वो लॉकडाउन में अपने एम्प्लॉय को एक 50% भी सैलरी नहीं दे पाए, इसका मतलब कि आपकी कोई वर्थ नहीं है ना। आप कितनी बड़ी घूम रहे घुमा रहे, कितने बड़े बंगले में रह रहे, ओके, वो ठीक है, बट आपके एम्प्लॉय को जब जरूरत थी और आप उसको 50 या 75% सैलरी नहीं दे पाए 6 महीने तक, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई प्लानिंग नहीं था या आपकी कंपनी अभी बंदी है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंक की लोन बहुत ज्यादा है, आपको लगता है नहीं है कि अभी स्टार्ट कर पाएंगे, आपने वो बंद करके बैठ गए हैं। आप खुद सुखी है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी में जो साथ कनेक्टेड एम्प्लॉय थे उनको प्रॉब्लम हो गया, बैंक में एनपीए हो गई आपके कंपनी के नाम से। तो मैसेज यही है कि जब एक व्यक्ति बुरे दिन में अच्छा काम कर सकता है, यानी कि मिनिमम मेंटेन कर सकता है अपने रेपुटेशन ट्रस्ट मार्केट में, दैट इज अ विनर। गुड, वेरी गुड, अच्छा रहा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि जो वीडियो देख रहे हैं या सुमित भी ये वीडियो शेयर करेगा अपने क्लाइंट के साथ, तो आप उसको अपॉइंटमेंट देते हैं फिजिकली डिजिटली तो आपका एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। बाद में
एसेट एलोकेशन, प्रोडक्ट सिलेक्शन सेकेंडरी है। आप एक म्यूचुअल फंड लेते हैं तो कोई भी म्यूचुअल फंड का रेंज बाउंड रिटर्न मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में 10% से लेके 12% के बीच में। हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी का 2-3% ज्यादा होगा, ऐसे शेयर में भी है। आप अच्छी कंपनी का शेयर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में वही रेंज बाउंड रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज्यादा होता है। आज इन्फोसिस है तो इन्फोसिस का हम लास्ट 10 ईयर्स का देखेंगे तो वही 10-12% के आसपास ही आ रहा है। हो सकता है कि बीच में 3-4 साल उसके खराब थे। राइट। ओके, तो अभी हम आगे बढ़े यहाँ पे डिस्कशन में। तो आपने लॉकडाउन में डिसाइड किया स्टडी करने का, और आपने लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर से स्टार्ट किया, और आपकी ट्रेनिंग आपने 4 मंथ में कंप्लीट की। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स का? एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही थी। और जो बीच बीच में आप बच्चों को डांट लगा रहे थे वो मेरे को खुद को लग रही थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन द मेंटर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, तो भले लेक्चर चालू है, वीडियो चालू है, आपका ध्यान इधर उधर चला ही जाता है। और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे आपके किसी ना किसी स्टूडेंट का भी ध्यान कहीं और जा रहा होता है, और यू से प्लीज स्टे विथ मी, तो सडनली फोकस उधर आ जाता है। सो इट वाज एक्चुअली वेरी प्लेजेंट एंड वेरी लर्नेबल एक्सपीरियंस। मतलब सेल्फ स्टडी से 100 गुना बेटर है। मतलब बुक्स तो चलो अपना रोल प्ले करते हैं, थियरी है, आपको क्वेश्चन बैंक है, वो सब आपको चाहिए ही, लेकिन अगर आप ऐसे लाइव वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो या क्लासरूम में आप प्रेजेंट रहते हो, तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग। सो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं जब हमने ये फर्स्ट टाइम किया था 2017 में, तो उस समय भी उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ जो है सीएपी का करिकुलम जो उस समय था या अभी भी है, उसे 2x हमने रखी, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो एक पार्टिसिपेंट है उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सके, जिससे वो अपने कैरियर में उसका बेनिफिट ले सके। क्लाइंट रेडी बनना है या एम्प्लॉय रेडी बनना है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपकी एक एग्जाम आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो कब तक आपका प्लान है कि बाकी की एग्जाम कंप्लीट करके सीएफपी कंप्लीट करना? सीएफपी में लेटेस्ट बाय एंड ऑफ फरवरी प्लान कर रहा हूँ। ओके। मेरी अभी 3 एग्जाम बाकी है, तो दिसंबर एंड में फर्स्ट, जनवरी में सेकंड, और बाय फरवरी एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश माय सीएफपी एग्जाम। ओके ओके, और वहां से हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि मार्च 2021 तक मैक्सिमम हमारा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो वहां से लेके 4 साल का प्लान बनाए है। तो जब हम मार्च 2025 में जब रिव्यू करते हैं, ओके, तो क्या आपका थॉट प्रोसेस है कि नेक्स्ट 4 ईयर में आफ्टर कंप्लीटिंग सीएफपी क्या क्या आप अपना प्लान है और क्या अचीव करना चाहते हैं? सीएफपी करने से पहले ये सोचा था कि सीएफपी हो जाने के बाद अपना म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। बट जैसे सीएफपी की पढ़ाई शुरू की, व्हेन आई गॉट द डेप्थ ऑफ द सीएफपी, व्हाट आई फेल्ट मोर इज कि 4 या 5 साल का जो प्लान बना है उसमें मेरा टारगेट ये रहने वाला है कि मैं एटलीस्ट 100 फैमिलीज को ऑल अराउंड फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकूं। मैं 100 फैमिलीज को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हेल्प करना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड का एयूएम, प्रीमियम इंश्योरेंस के प्रीमियम व्हिच विल बी सेकेंडरी, व्हिच विल बी नॉट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर माय बिजनेस। गुड। तो ऑब्जेक्टिव सो मैं, हाँ बताइए। मैं 100 फैमिलीज को हेल्प करना चाहता हूँ विद इन नेक्स्ट 4 इयर्स। गुड। तो सुमित इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि वो 100 फैमिली का फाइनेंशियल वेलनेस प्लान बनाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमने बताया वो बहुत बेसिक प्लान था। ओके, तो सुमित आपका एक अच्छा फाइनेंशियल वेलनेस प्लान बनाएंगे, और उसके बाद आप वो फाइनेंशियल वेलनेस प्लान पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट परचेस करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट्स हो सकती है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आपके लिए, टर्म लाइफ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ओके, म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, शेयर्स बाय कर सकते हैं, स्मॉल सेविंग्स प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कि सुमित आपको एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेगा, जिससे ओके आप एग्जीक्यूट करते हैं और हर साल रिव्यू करते हैं, तो 4 साल 5 साल के बाद आपको लगेगा कि यस आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल में है और आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे, यानी कि यू फील दी फाइनेंशियल फ्रीडम। आप डेट में डूबे हुए हैं, डेट ट्रैप में, तो आप डेट ट्रैप से निकल सकते हैं। ओके,
तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा लोन है तो उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है क्या करें हम, उस किसी के पास लोन है तो हम एसआईपी की डिमांड कर ही नहीं सकते है ना। तो यहाँ पे हमने सीएपी में सीखा कि हम कैसे क्लाइंट को पहले डेट फ्रीडम अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने देखा कि गोल्ड लोन में एक एनबीएफसी कंपनी कितना चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट, तो 24% से हम उसको आसानी से 10% पे ला सकते हैं, क्लाइंट को बेनिफिट होगा। सेकेंडली काफी सारे हमारे पास अनप्रोडक्टिव एसेट होती है तो उनको हम बेच के हम लोन को पे ऑफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन गोल है उसके लिए हमारा प्लानिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा फाइनेंशियल वेलनेस प्लान बनता है तो हम इमोशनल इन्वेस्टर से लॉजिकल इन्वेस्टर बनते हैं। तो आज की डेट में एक क्लाइंट लॉजिकल इन्वेस्टर बन जाता है, उसके बाद उसको फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं आएगा। गुड, वेरी गुड। सो अभी हम बात करें, कंक्लूड करते हैं हमारा डिस्कशन को। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स प्लस हो गया टाइम। तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं फर्स्ट आपके इन्वेस्टर को, आपके जो इन्वेस्टर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट को आजकल लोग मतलब एज अ शेयर ब्रोकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे क्लाइंट्स को गाइड करना, अच्छी कोई कॉल्स हो तो उनको प्रोवाइड करना, इट इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एट द सेम टाइम इट इज इक्वली एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट इज देयर ओन मनी, आपका खुद का पैसा है। तो जैसे तैसे इन्वेस्ट करने से, सुमित भाई आज एक टिप दे दो, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखने से, अगर वो मुझसे अगर ये एक्सपेक्ट करे कि मैं उनको लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट कर सकता हूँ, अगर वो एक्सपेक्टेशन लेके आए मेरे पास, तो मुझे लगता है कि मैं उनको और अच्छी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, इंस्टेड के उनको मैं 2 या 3 महीने या 4 महीने का कोई शॉर्ट टर्म टिप देने के बजाय। So what I want is my clients to be long-term investor, educated investors, and I am ready to help them for that. Good. तो सुमित का कहना यही कि आज की डेट में 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर जो है इमोशनल रहते हैं, उनको शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करना है, बट वो शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करने के चक्कर में वो अपना पैसा गवा ही देते हैं। हो सकता है सुमित तो इतना भी कर सकता है कि भाई मेरे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, मार्केट में ऐसे काफी सारे लोग रहेंगे जो आपको बड़े बड़े वादे कर सकते हैं। स्पेशली वो इंदौर से कॉल आते हैं ओके लोगों को, जिसमें लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके रिसर्च या उसके कॉल्स, और पता चलता है कि 6 महीना 2 साल के बाद ओके उनके पैसे डूब गए हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राडे एफ&ओ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टर को जो है वो एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस बनानी पड़ती है। स्पेसिफिकली इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड इक्विटी का है, इक्विटी शेयर्स, और दूसरा एक प्रोफेशनल की हेल्प से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सुमित प्रोफेशनल है तो आप को उसको समझना पड़ेगा, और वो जो गाइड करता है उस हिसाब से आप करेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ही आप अचीव कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप सुमित और जो प्रोफेशनल मैनेजर है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, उसकी हेल्प लेते हैं। यानी कि प्रीडोमिनेंटली आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50-70% आप इक्विटी बेस में इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने से आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी, और साथ साथ में 10-12% का एक पॉजिटिव रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुड। तो दूसरा हम बात करें कि ये वीडियो काफी सारे सीएपी एस्पेक्ट भी देखेंगे, जिसमें मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि जो आपके ट्रेड में है, शेयर ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ओके, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए भी सिमिलर मैसेज है कि भाई ब्रोकिंग बिजनेस इट इज वन ऑफ द गुड बिजनेस, इनकम अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्लाइंट एंड नॉट द कमीशन, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा। सो अपना फील्ड कैसा है, इट इज irrespective of being advisory or broking, our business is client first business. क्या अगर हम क्लाइंट के बारे में सोचेंगे, क्लाइंट को हेल्प करेंगे, क्लाइंट का बेनिफिट देखेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइंट अपने पास रिटेन होगा और ग्रो करेगा। सो माय मैसेज इज वेरी सिंपल, क्लाइंट फर्स्ट शुड बी द मोटो एंड क्लाइंट फर्स्ट शुड बी द पॉलिसी।
गुड, वेरी गुड। तो इनडायरेक्टली मैं समराइज करूँ तो क्लाइंट फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट की जो विश है वो पूरी करना है, यानी कि क्लाइंट के वांट्स पूरे, नहीं, नहीं, बट यहाँ पे थॉट नहीं, ये है क्लाइंट की नीड्स पूरी करना है। क्योंकि कई बार वांट राइट, और नीड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो व्यक्ति आएगा कि मुझे कुछ डबल करना है पैसा, बट आपको पता है कि ऐसे कुछ हाँ, डबल नहीं होता है, आधा जल्दी से हो जाता है। तो आप उसको एजुकेट कर सकते हैं कि भई हम इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे डबल करना है, तो एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा 5 साल 7 साल का, और कैसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओके, थ्रू म्यूचुअल फंड और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे या आइटम नहीं बोलेंगे। मैंने जब शेयर बाजार का थोड़ा ट्रैक करता हूँ तो मुझे एक हंसी आती है कि लोग बोलते हैं आज मैंने ये स्क्रिप्ट ली, आज मैंने ये आइटम ली, ओके, तो हमने कंपनी को आइटम गर्ल बना दिया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को समझना होगा कि उनको एक अच्छा क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, या क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड वो आपका शेयर ब्रोकर है या आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस है, वो आपकी नीड्स पूरी कर सकता है और आपको अवॉइड करवा हेल्प कर सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक मिनिमम करने में, जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करें, आपका गोल अचीव करें, और जिससे आपको भी फायदा हो और आपके ब्रोकर को भी, यानी कि आपके जो फाइनेंशियल प्लानर है दोनों को विन विन सिचुएशन हो। So thank you very much, राइट, Sumit, for coming on digital platform and sharing your honest story of last couple of years. I'm sure that it is going to be very inspiration and motivational for the benefit of CFP aspirants, those young share broker or mutual fund distributors. And also, when your client will watch this video, they will also realize the need of financial wellness plan. And this how when you share with them. So I humble request कि once we upload the video by end of this month, you share with your client, आप उनको मैक्सिमम शेयर करिए। तो कहीं ना कहीं आपका एक थॉट बनना चाहिए कि क्लाइंट को फर्स्ट मीटिंग करने से पहले हम शेयर करेंगे कि एक वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कौन है, सुमित की क्या क्वालिफिकेशन है, सुमित की क्या थॉट प्रोसेस है क्लाइंट एक्विजिशन की या क्लाइंट की एडवाइस करने की। तो कहीं ना कहीं एक क्योंकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे है, तो जितना हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो ये क्या है कि राइट, दिस इज अ फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ ऑटोमेशन। क्योंकि अभी हर एक चीज मैं अभी अपलोड नहीं करूंगा, बट हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए। तो मुझे कोई बताता है कि रोज एक ही ट्रेनिंग में कंडक्ट करूं, ओके, तो इससे अच्छा कि मैं लाइव रिकॉर्ड कर दिया, और जो व्यक्ति सिंसियर है, समझदार है, और वो व्यक्ति अटेंड करेगा और उसकी क्वेरी होगी, मैं सॉल्व करूंगा। बट इट इज वेरी कंबर्सम कि वन कैन डू रिपीटेडली सेम टास्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो व्यक्ति को मोनोटोनस होता है। ऐसे ही आपके क्लाइंट को आप वही सारी चीजें बताते हैं जिसमें आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, चलो वंस इन अ वीक बराबर है, बट एवरी डे मुझे वही 2 घंटा देना पड़ रहा है दो क्लाइंट के साथ, तो टाइम वेस्ट होता है। तो मेक श्योर करो कि जब हम एडिटेड वर्जन इंट्रो शेयर करेंगे तो आप अपने मैक्सिमम क्लाइंट को शेयर करो। दूसरा मैं ये यहाँ पे फीडबैक देना चाहूंगा कि आपने आपका फर्स्ट एग्जाम यानी कि सेकेंड एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, ओके, बट 3 एग्जाम बाकी है, तो आप अपना मोमेंटम को बना के रखो। जो भी हमने प्लान किया है वो आपको मेक श्योर करना है कि जो फर्स्ट टाइम जो मिस्टेक हुई उसको हमने करेक्ट किया है और वो मिस्टेक अगेन ना हो, और हम टारगेट करें कि नेक्स्ट एग्जाम जो हम कर रहे हैं उसमें और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। अभी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हम कर रहे हैं ना, नेक्स्ट एग्जाम हमारी, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम हो सकता है कि 65-70% आराम से लेके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएफपी की जो जर्नी है, अभी जो नेक्स्ट 4-5 मंथ की आपकी जर्नी रहेगी, दिसंबर, जैन, फेब या मार्च तक की 4 महीना बाकी है, तो ये 4 महीने में जितना आप नया सीख लेते हैं, ओके, और वो आपका एक नॉलेज बैंक बन जाएगा, आपकी नॉलेज या स्किल की बैंक बन जाएगी। उसके बाद आप अप्रैल से उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं राइट, आपका ये थॉट होना चाहिए कि अभी डेफिनेटली मुझे समझ में आ गया है कि आपने टाइम दिया, इसीलिए हम फर्स्ट एग्जाम क्लियर यानी कि आरपीवी एग्जाम क्लियर हुआ। टाइम नहीं दिया होता तो नहीं आता। तो यही हिसाब से आप टाइम देते रहो। सेकेंडली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे भी फोकस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं आपके क्लाइंट के साथ। आज
आज सुबह ही एक क्लाइंट थे, मतलब 2 फ्रेंड हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुआ। वो जस्ट ऐसे ही न्यू ईयर के हिसाब से आए थे, लेकिन डिस्कशन में बात हुई तो CFP की प्लानिंग की बात हुई। क्लाइंट बहुत ठीक है, मतलब इतने ज्यादा वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए जो मैंने प्लान क्रिएट किया वो शेयर नहीं किया आपके साथ, लेकिन उनका भी प्लान क्रिएट किया। उनका रिक्वायरमेंट था कि भाई क्लाइंट इज ऑफ एज 38 और उसका मंथली एक्सपेंस घर का 5,000 रुपए है सिर्फ, सोचिए तो इनकम तो क्या होगी। तो उसकी भी मैंने जब रिटायरमेंट कॉर्पस वगैरह बनाया तो उसका 60 की एज में 50 लाख रुपीस हो रहा था। तो वो सब कैलकुलेट करके दिया। उसके बाद उसकी इंक्रीजिंग SIP 10% से 2,000 रुपए आई कि भाई आपको रिटायरमेंट के लिए मिनिमम 2,000 रुपीज आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि 2000 में वो 1,000 तो उसमें डाल रहा है अपना सुकन्या समृद्धि स्कीम में, तो वो 8% को एडजस्ट करने के लिए मेरे को 2,000 की SIP करनी पड़ी, नहीं तो 1200-1500 के आसपास हो जाती। तो he was so touched and he said no problem सुमित भाई આપણે કરવાની જ છે। એટલે अभी 99.9% उसका अभी चालू 700-800 रुपए की SIP है, वो 1200-1300 SIP नेक्स्ट वीक से उसकी स्टार्ट करनी है, वो सब फाइनल करके गए। तो ऐसे जिसके साथ भी बात होती है, जिसके साथ भी प्लानिंग छोटी मोटी भी होती है, तो ऑटोमेटिक AUM आता है, SIP की फ्लो ऑटोमेटिक आती है। यस, तो मैसेज, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तभी थोड़ा आप एक बताया डिफरेंट एक्सपीरियंस कि भी लोगों ने એ એજ્યુકેશન આપ્યા પછી રિઝલ્ટ નથી આવતું, બટ ઓબ્જેક્ટિવ એ છે કે આ એક જાતની શું કહેવાય શોર્ટ ટર્મ ફસલ નથી, 3 મહિનાની ફસલ નથી, આ તમે 3 વર્ષની ફસલ વાવો છો। તો આજે જે પણ કંઈ કરશો બની શકે કોઈનું 6 મંથ પછી આવશે રિઝલ્ટ, કોઈ ફસલ જે છે એ 1 યર પછી આવશે, કોઈનું 2-3 વર્ષ આવશે, બટ વેન યુ સી 3 વર્ષના પોઈન્ટ જોશો કે યુ વિલ સરપ્રાઈઝ ધેટ કે મિનિમમ 50% તમારું કન્વર્ઝન આવ્યું હશે, એન્ડ યુ વિલ સરપ્રાઈઝ ધેટ કે એ લોકો તમારી સાથે લોંગ ટર્મ માટે અટેચ રહેશે એઝ એ ઇન્વેસ્ટર। યુ વિલ સરપ્રાઈઝ ધેટ કે એવરી યર તમને એક બે નવા રેફરન્સ પણ લાવીને આપશે, કારણ કે નાના ગામમાં દરેક નાનું ગામ હોય કે મોટું ગામ હોય, આજે મને એક સારી ક્વોલિટી સર્વિસ અથવા એડવાઇસ મળી છે તો હું ચાહું આઈ લાઈક કે એ સારી સર્વિસ જે છે મારા કોઈ નિયર ડિયર ને પણ મળે ને, કારણ કે કોઈ મારો ફ્રેન્ડ કલીગ છે। તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ પાથ લાંબો છે, બટ આ પાથની અંદર જે છે એ સક્સેસ ગેરંટેડ છે। આ તમને કન્ક્લુડ કરું લાસ્ટ પોઈન્ટ કે ઇટ ઇઝ લાઈક અ હેર એન્ડ ટોર્ટોઇઝ, એમ આપણે કહીએ ને સસલું અને શું કહેવાય કાચબો। સસલું જે છે એ બની શકે કે ચંચળ હોય, ઉછળકૂદ કરતું હોય, શોર્ટ ટર્મમાં સૌને લાગે કે નહીં આ જ વિનર છે, બટ લાઈફની રેસ જે છે ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્પ્રિન્ટર, બરાબર 100 મીટર મેરેથોન છે। તો આપણે જોઈએ છીએ કે 40 વર્ષ પછી તમે જોશો એક્ઝામ્પલ, તો એ જ લોકો સક્સેસફુલ છે કે જે લોકોએ લોંગ ટર્મનો થોટ પ્રોસેસથી કામ કર્યું, કે એના ઇન્વેસ્ટર માટે કામ કર્યું અથવા એ વ્યક્તિએ પોતાના લાઈફ માટે પણ કર્યું દરેક જગ્યાએ, તો એ સારું કોર્પસ બનાવી શક્યા અને સારી રેપ્યુટેશન કે સારું સમાજમાં એનું એક ઇમેજ બની શકી। અધરવાઇઝ એવા કેટલાય ઇન્વેસ્ટર તો શું કહેવાય ડિસ્ટ્રીબ્યુટર આવ્યા હશે 2000 સાલથી લઈને 2020માં અને એ જતા રહ્યા હશે, એ તે ઇન્વેસ્ટર પણ માર્કેટમાં આવ્યા હશે છેલ્લા 30-40 વર્ષમાં ને જતા રહ્યા હશે, બરાબર ને? ઓકે, so it was very pleasant to meet you on digital platform and I am sure that this is a beginning. Okay, એક વખત તમારી જે છે એ 4 એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે આપણે પણ કરશું એને કે અત્યારે સેકન્ડ થી થર્ડ અને ફોર્થ પછી જાન્યુઆરીમાં પણ આપણે એક વખત કરશું, એન્ડ ધેન અગેન વન્સ યુ કમ્પ્લીટ ધી ફોર્થ એક્ઝામ, ઓકે, ફિફ્થ એક્ઝામ પછી પણ આપણે કરશું, એન્ડ ધેન ડેફિનેટલી આપણી પાસે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ છે કે જેમાં પોસ્ટ CAP પણ એક પાર્ટિસિપન્ટ આપણી સાથે ગ્રુપમાં રહી શકે છે। આપણું CAP ગ્રુપ છે, એમાં પણ આઈ ગાઈડ યુ વોટ રાઈટ ટાઈમ કે કઈ રીતે તમે completion CAP, you can part of the CAP group, Coach Blue Ocean Team group. So thank you very much for joining on a digital platform. Thank you very much. Thank you, Kevu sir. Thank you for giving me this opportunity to share my experience, and all the best to you too. Yes, thank you very much. Okay, bye, take care. Okay, sir.